हेलो बच्चों, कैसे हो? होप करता हूँ एकदम बढ़िया होगे। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। ये लेक्चर नंबर 3 है वेक्टर सीरीज़ का। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर कर चुके हैं। आज का लेक्चर बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर जो आज के लेक्चर में पढ़ाने वाले हैं, जो भी बेसिक्स वेक्टर के पढ़ाने वाले हैं, वो आपके 90% केसेस में पूरे 11th-12th में यूज़ होता है। तो इसलिए आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना होगा इसे। जैसा कि मैंने टॉपिक्स लिख दिए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आज एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात करने वाले हैं। पिछले 2 लेक्चर से मैं कंटिन्यूसली कह रहा हूँ एडिशन ऑफ वेक्टर में ये समझाएंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर में ये समझाएंगे। तो वो घड़ी ख़त्म हो गई है, सारी चीज़ें आ गई हैं। देखो, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सबसे पहले ये पढ़ेंगे। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यकीन मानो ये नाम बस अलग अलग है, तीनों हैं एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है तीनों। अगर ये समझ आ गया तो ये दोनों तो फिर समझ आ ही जाएंगे, या मान लो इनमें से कोई भी एक समझ आ गया तो आपको बाकी के सारे समझ आ जाएंगे, क्योंकि एक ही है, बस अलग अलग नाम दे दिए उनको। तो आओ फिर कहानी शुरू करते हैं वेक्टर एडिशन की। बेसिकली इसको समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, पैरेलल शिफ्टिंग। मैंने पिछले क्लास में इसका थोड़ा सा बताया था कि पैरेलल शिफ्टिंग किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। अगर आपको याद है तो ज़रा बताइए। मेरे बताने से पहले कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को बताना कि पैरेलल शिफ्टिंग किसे कहते हैं। मैंने कल समझाया था कि पैरेलल शिफ्टिंग बेसिकली किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना उसको कहीं भी शिफ्ट करवाते रहो। जैसे कि मान लो हमारे पास एक ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन इधर है और मैग्नीट्यूड जो है वो इतना है। ठीक, ये वेक्टर मान लो इस तरह से, जैसे ये वेक्टर कल हमने रिप्रेजेंटेशन क्या बताई थी कि वेक्टर हमारा ऐसा होता है, हमारा इस तरह से वेक्टर होता है। तो आप इसको एक वेक्टर मान लो इस तरह से। तो इस वेक्टर को बेसिकली मैं इसकी ना इस तरह से डायरेक्शन चेंज करूं, ना इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड तो इसका वैसे भी चेंज नहीं हो सकता, बड़ा या छोटा तो ये वैसे भी नहीं हो सकता। तो इसकी डायरेक्शन को चेंज किए बिना मैं इसको कहीं भी रखता रहूं, चाहे यहाँ रख दूं, चाहे इधर रख दूं, चाहे इधर रख दूं, चाहे इधर रख दूं। इसी चीज को कहते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। किसे कहते हैं? पैरेलल शिफ्टिंग। समझो भाई, पैरेलल शिफ्टिंग ये कंसेप्ट जरूरी है। पैरेलल शिफ्टिंग without changing magnitude and direction, without shifting of vector, shifting of vector, without changing its magnitude and direction। होप करता हूं बात को समझ गए होगे। मतलब किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना जब हम उसको एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं तो उसी को कहते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। ठीक है, अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन में यहाँ पे लिख दूं, इसकी डेफिनेशन बेसिकली मैं यहाँ पे लिख दूं। डेफिनेशन से कुछ भी नहीं होना, ये चीज़ तो सबको पता है, बस ये है कि नोट्स में डालना है, इसलिए लिख दो। डेफिनेशन मेन चीज़ है, कंसेप्ट। डेफिनेशन को याद कर लेना, या फिर 11th क्लास में अब ये चीज़ें जो है ना भूल जाओ कि किसी की डेफिनेशन अगर हमने याद कर ली तो हमारा सारा काम हो जाएगा। अब रटने का कंसेप्ट भैया हो गया ख़त्म, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ कंसेप्ट ज़्यादा हैं, तो दिक्कत आ जाएगी अगर याद करने पे आ गए तो। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? कंफ्यूज मत होना, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? डेफिनेशन है इसकी भाई, पूरा लिख दूँ डेफिनेशन, बात को समझो। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता क्या है? ये कहता है कि अगर दो ट्राइंगल्स, अगर हम दो वेक्टर्स को एक ट्राइंगल की साइड मान लें और उनको सेम ऑर्डर में रख दें तो उसका
तीसरी साइड जो ट्रायंगल की होगी वो उसका रिजल्टेंट होगा, लेकिन वो उसको अपोजिट ऑर्डर में रखना पड़ेगा। चलो देखो, इफ टू वेक्टर्स कैन बी sides of triangle, if two vectors can be sides of triangle, if two vectors can be sides of triangle in same order, in same order, then its resultant will be third side of triangle, third side of triangle in opposite order। मतलब सर कुछ भी समझ नहीं आया, डेफिनेशन क्या लिख रहे हो आप, कैसी चीजें हैं, ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, अभी अभी मैंने क्या कर दिया, सिर्फ डेफिनेशन है। जो इंटरेस्टेड है डेफिनेशन को नोट करने में वो नोट कर ले, इसके बाद कंसेप्ट शुरू करते हैं। नोट कर लो, कर लिया नोट? बिगाड़ दूं इसे? ठीक है, इसको मैं बिगाड़ देता हूं भाई। पैरेलल शिफ्टिंग समझ गए ना? इसको समझना अभी जरूरी था, इसको तो हम दोबारा समझा देंगे। पैरेलल शिफ्टिंग समझ आ गया, अब ट्रायंगल लो। इसको भाई ध्यान से पढ़ना, अगर ये ध्यान से समझ डाला तो सारी चीजें हल हो जाएंगी, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। पैरेललोग्राम लो सब इसी से बनते हैं भाई, बस इसको ध्यान से समझ डालो। डेफिनेशन में क्या था कि अगर दो साइड्स हम, मतलब कोई वेक्टर अगर ट्रायंगल की दो साइड्स बनाता है, और ज्यादातर कोई भी हम लेंगे तो फिर अभी अभी सब चीजें समझाएंगे। अगर दो वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर्स अगर ट्रायंगल की साइड्स बनाते हैं, दो साइड्स बनाते हैं इन सेम ऑर्डर, जैसे कि एक ये वेक्टर बना दिया, यहां से शुरू किया यहां खत्म किया, एक वेक्टर हमने इधर से शुरू किया यहां खत्म किया, इसको ए वेक्टर मान लो, इसको बी वेक्टर मान लो, ठीक। तो रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल तो बन गई। तीसरी साइड क्या मैं ऐसी बनाऊं? अब जरा डेफिनेशन में मुड़ के देखो, मैंने डेफिनेशन में कहा था कि जो दो वेक्टर्स हैं उनको तो सेम ऑर्डर में बनाओ, लेकिन जो तीसरा वेक्टर है उसको आपको अपोजिट ऑर्डर में बनाना है, तभी वो रिजल्टेंट, यानी कि जो इसका रिजल्टेंट होगा वो इस ऑर्डर को फॉलो करे बिना इस चेन को तोड़ देगा और अपोजिट साइड में इस तरह से, यानी कि जाना तो कायदे से इसको ऐसे चाहिए था पर ये ऐसे नहीं, इस तरह से बनता है। ये होता है इसका रिजल्टेंट वेक्टर। कुछ भी समझ नहीं आया सर? कोई बात नहीं, नोट कर लो, अभी एग्जांपल दूंगा सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पे जो आर वेक्टर होगा वो आपका बराबर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। फिर से कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, एक एग्जांपल समझो, इसको समझ गए? नहीं समझे? एग्जांपल समझो। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, आपको पता है डायरेक्शन वाइज डायरेक्शन का तो पता है ना, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। एक गाड़ी है, सबसे पहले 4 मीटर वो ईस्ट में गई, कितने मीटर? 4 मीटर ईस्ट में गई। उसके बाद वहां से वो मुड़कर 3 मीटर नॉर्थ में गई, 3 मीटर आपकी नॉर्थ में गई। तो रिजल्टेंट इसका कितना होगा? रिजल्टेंट आपका जाहिर है, रिजल्टेंट जो है ना, पहले वेक्टर की पूंछ से दूसरे वेक्टर के सर को मिला देना। ध्यान से समझो, पहले वेक्टर की पूंछ से दूसरे वेक्टर के सर को मिला देना, पहले वेक्टर की पूंछ से दूसरे वेक्टर के सर को मिला देना, आपका वही रिजल्टेंट बनेगा। ध्यान रखना इस बात का, ये ऑर्डर से हम याद रखना आप।
तो पहले वेक्टर की मैंने पूंछ से दूसरे वेक्टर के सर तक गाड़ी पहुंचाई, यही होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि आपका आर वेक्टर। तो क्या आर वेक्टर आपका इस तरह से होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू, जो इसकी लेंथ होगी, जो बेसिकली इसकी लेंथ होगी, वही वही इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन तो अलग बात है, डायरेक्शन तो अलग बात है, डायरेक्शन भी निकालेंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू 4 + 3 हो जाएगा। बताओ भाई, 4 मीटर + 3 मीटर हो जाएगा, हाँ, इज इक्वल टू 7 मीटर हो जाएगा, है ना? बताओ हाँ कि ना? भैया ये गलत है, ये गलत है। अगर इतना ही आसान होता सारी चीजें, तो फिर हम वेक्टर को अलग से काहे पढ़ाते? फिर तो मैथ्स में वही चीजें जो है ना ऐसे ही कर देते, हम कह देते कि ठीक है डायरेक्टली ऐड कर देना, 4 मीटर 3 मीटर, ये हो गया इसका रिजल्टेंट वेक्टर। ये इसकी लेंथ है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है। वेक्टर क्या होता है, ये 4 + 3 जो ऐड कर दिया, ये डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस, ना कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसकी यहां से लेके यहां तक की डायरेक्ट डिस्टेंस है। अब पता है कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मैंने बता दिया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। डायरेक्शन इसकी तब पता चलेगी जब ये एंगल हमें पता चल जाए, ये एंगल कितना होगा, समझ रहे हो? अगर ये एंगल हमें पता चल गया, तब हमें पता चलेगा कि ईस्ट से इतना डिग्री ऊपर इसकी डायरेक्शन है, ठीक है? और इसका रिजल्टेंट कब पता चलेगा, जब इसकी लेंथ पता चल जाए। डायरेक्शन कब पता चलेगा, जब ये थीटा पता चल जाए। रिजल्टेंट कब पता चलेगा, जब ये लेंथ पता चल जाए। तो लेंथ भैया कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दो। राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये आपका 3 का स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि √3² + 4² हो जाएगा, इज इक्वल टू, लास्ट में इतना कितना निकाल के देगा, 9 + 16 कितना हो जाएगा, 25। तो √25 निकल के आएगा, और ये आपका निकाल के दे देगा लास्ट में +-5, +-5। नहीं भैया, अभी +-5 का तो कोई फंडा ही नहीं है, सिंपल सी डिस्प्लेसमेंट दिख रही है, इसलिए हमने सीधा +5 कर दिया, +5 मीटर। तो ये है इसका रिजल्टेंट, यानी कि रिजल्टेंट। अब सवाल ये आता है कि सर ये तो समझ में आ गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल था, इसलिए इसमें आपने सीधा वो है ना पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, तो हमें इसकी लेंथ पता चल गई। सवाल इसके जैसा हो तब, ये एंगल ही हमें नहीं पता है एंगल कितना है, तब क्या होगा? कुछ नहीं, उसी के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग निकालते हैं कि इसकी लेंथ कितनी होगी, उसी चीज को निकालने के लिए। फिर उसके बाद ये एंगल कितना होगा, यानी कि लेंथ के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन का भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वही तो आपका पूरा वेक्टर फॉर्म करते हैं ना। तो इस तरह से अब इसकी बात, अच्छा ये बहुत स्पेशल ट्रायंगल है, ध्यान रखना है इस बात का, ये स्पेशल ट्रायंगल की कैटेगरी में आता है, आपको कई जगह दिखाई देगा, इसलिए इसको ध्यान रखना, ठीक है? ये एंगल जो इसका होता है, ये एंगल इसका होता है 37 डिग्री, और ये एंगल इसका होता है 4 मीटर के सामने वाला 53 डिग्री। इस बात को भाई ध्यान रखना, ये बहुत स्पेशल एंगल है, काफी जगह पे आपको 3 4 5 इससे याद रखना, 3 4 5 इस चीज से याद रखना, ये काफी जगह पे आपको दिखाई देगा, ठीक है? तो चलो भाई पहले इसको नोट करो, पहले इसे नोट करो, कर लिया नोट, आगे बढ़े। इधर देखो, अब सवाल आता है कि सर एक बात बताओ, ये सारी चीजें कैसे बन गई, ये कुछ समझ नहीं आया मुझे। अलग अलग जगह पे अलग अलग, जैसे कि इसको बिगाड़ देता हूं मैं 3 एग्जांपल आपको दूंगा, उससे आपको समझ में आएगा कि किसी भी वेक्टर का बेसिकली हम ट्रायंगल फॉर्म में उसको बनाएंगे कैसे। जैसे कि मान लो हमारे पास एक बॉडी है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे किसी ने इस तरफ से फोर्स लगाया F1, और किसी ने इस तरफ फोर्स खींचने का लगाया, इधर से खींचने का लगाया, ये लगाया F2। तो सवाल आता है कि सर इसका हम ट्रायंगल कैसे फॉर्म करेंगे। हम किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके इधर उधर कर सकते हैं, रख सकते हैं, यानी कि इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये F2 वेक्टर है, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया F2, ठीक ठीक। अब ये F1 वेक्टर के साथ हम करते क्या है, ये F1 वेक्टर कुछ इस तरह से दिख रहा है,
इसको पैरेलली शिफ्ट करके हम यहाँ पे रख देते हैं आके। ना मैंने इसकी, देखो ना मैंने इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, ना मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा हूँ, बस उसको पैरेलली शिफ्ट करके मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो पैरेलली शिफ्ट करके मैंने यहाँ पे रख दिया, तो ये हो गया आपका F1 वेक्टर। तो आपको ये चीज पैरेलल शिफ्टिंग से ये चीज तो समझ में आ गया होगा कि ये दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल बन गया। अब मैंने इसके तीर पे ही जाके क्यों रखा, क्योंकि मुझे ये पैटर्न फॉलो करना था। वो ट्रायंगल वाला फॉर्मूला याद है ना, वो आपके सेम ऑर्डर में होने चाहिए, समझे। मैं चाहता तो इसको यहाँ पे भी रख देता, इसको यहां से उठा के यहाँ पे रख देता पैरेलली शिफ्ट करके F1 वेक्टर, लेकिन तब बात नहीं बन पाती ना। हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या चाहिए, हमें ये यहाँ पे चाहिए ही नहीं है, हमें इसको इसके सर पे रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये मैंने इसके सर पे रख दिया। समझ गए कि नहीं समझे भैया, समझ गए। F1 को मैंने इसके सर पे रख दिया। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है तो ऐसे 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 एरो बना है क्या, नहीं, रिजल्टेंट इस तरह से होगा। तो ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। चलो ये समझ में आ गया। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल की कहानी थी। अब एक और ट्रायंगल समझो। मान लो एक बंदा ऐसे ऐसे खींच रहा है F1 फोर्स से, एक बंदा इसको ऐसे खींच रहा है F2 फोर्स से, तब ट्रायंगल कैसे फॉर्म होगा। कुछ नहीं, पैरेलली शिफ्ट, वही अपनी पैरेलली शिफ्टिंग वाली कहानी को याद रखो। F2 वेक्टर आपका ऐसा है, तो आपने F2 वेक्टर पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे ऐसे रख दिया, F2 वेक्टर ये रहा, ठीक। F1 वेक्टर ये रहा आपका, F1 वेक्टर ये रहा। आप कुछ भी कर सकते हो भैया, F2 वेक्टर को ऐसे ऐसे, जैसे F2 वेक्टर ये रखा है F2 वेक्टर, तो इसको उठा के ऐसे भी रख सकते हो, मर्जी है आपकी भाई। या फिर F1 वेक्टर ऐसे रखा है तो इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे रख दो। तो मैं इसको F1 वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके मैंने ऐसे रख दिया, ठीक। लो बन गया मेरा काम, बन गया ना, ये ट्रायंगल के फॉर्म में आ गया। इसी तरह से अब यहाँ पे इस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर R वेक्टर बना दिया मैंने, ठीक है। समझ रहे हो। इनके बीच में एंगल का भी पता होना चाहिए कि इसके बीच में बेसिकली एंगल कितना रहेगा। ये एंगल थीटा है, ये एंगल मान लो बीटा है, तो थीटा प्लस बीटा इनके बीच में एंगल होगा। चलो एंगल की कहानी हम बाद में समझाएंगे, पहले इतना समझ में आ रहा है कि हमने ये ट्रायंगल कैसे फॉर्म कर रहे हैं। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है। चलो अब ये, चलो ठीक है, ये समझ में आ गया, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं इतना मतलब इतना डीपली काहे जा रहा हूँ, जिसको ये लग रहा है कि इतनी बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं वो फिर आगे जाके लेक्चर आगे बढ़ा दें, उनको आगे जाके समझ में आ जाएंगी चीज़ें। वहाँ पे बेसिकली मैंने पूरा फॉर्मूला ड्राइव करवाया है, लेकिन ये जो मैं है ना, ये सारी चीज़ें उनके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो इसको पहली बार पढ़ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं। चलो ठीक है, इसको बिगाड़ दें, ठीक। चलो एक और समझो कहानी। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल आए, एक फोर्स इधर लग रहा है F1 और एक फोर्स ऐसा लग रहा है F2, तब कैसे ट्रायंगल फॉर्म करेगा। अरे कुछ नहीं भैया, वही कहानी, इसको उठा के पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे ऐसे रख दो। तो F1 वेक्टर तो हमारा ऐसा कैसे ही रहा F1 वेक्टर, इसको मैंने पैरेलली शिफ्ट करके ऐसे रख दिया F2 वेक्टर, इसका रिजल्टेंट बेसिकली ऐसे हो जाएगा। अब देखो इसी को ऐसे घुमा के ना, ऐसे ऐसे ये ऐसे रखा है ना, इसको ऐसे घुमा के ऐसे रखना चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो कि F1 वेक्टर ये हो गया हमारा, F2 वेक्टर कुछ इस तरह से एंगल बना रहा था हमारा, ये F1 वेक्टर है, और ये जो है ना ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो ये देखो ट्रायंगल साफ साफ दिखने लगा। समझ में आया कि नहीं, समझ गए कि ट्रायंगल बेसिकली, हम ये चीज समझाने का बस इतना सा पर्पस था कि ट्रायंगल बेसिकली बनेगा कैसे,
किसी वेक्टर, अगर किसी भी वेक्टर को मुझे सॉल्व करना है तो उसका ट्रायंगल बनेगा कैसे, पैरेलली शिफ्ट करके ऐसे रख दो। अब अगर ये ट्रायंगल आपने बना लिया, ध्यान से समझो, अगर ये आपने ट्रायंगल बना लिया तो अब इस सवाल में कुछ नहीं बचा। अब ये आगे चल के हम इसका फॉर्मूला डेरिवेशन करवा देंगे, सारे क्वेश्चन आपके अपने आप हल हो जाएंगे। चलो ठीक है, इसे नोट कर लो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालो, फॉर्मूला डेरिवेशन किसका, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का। ठीक है, फॉर्मूला डेरिवेशन। फॉर्मूला डेरिवेशन, फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए मैंने क्या किया, मैंने कोई भी एक रैंडमली ट्रायंगल बना लिया। मान लो ये एक वेक्टर ये रहा, ए वेक्टर, एक वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर, और एक वेक्टर ये हमारा रहा रिजल्टेंट वेक्टर। कौन सा, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक, मैं इसमें अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करूंगा। कंस्ट्रक्शन क्या करूंगा, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ डालूंगा, ठीक, और यहां से इसको एक्सटेंड कर दूंगा। ये मैंने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, नीचे इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये मैंने अपनी तरफ से क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। इन सब के पॉइंट्स के नाम डाल दूं, इसको मैं एम बोल देता हूं, एन ओ पी। ठीक, अपनी तरफ से नाम डाल दिया। अब इसमें कुछ एक चीजें, अच्छा ये चीज समझो, ये एंगल को मैंने मान लिया थीटा, इस एंगल को मैंने माना थीटा। अब ये थीटा अगर आप ध्यान से देखो तो थीटा किस किस के बीच का एंगल है, ये थीटा जो मैंने लिख रखा है ये किस किस के बीच का एंगल है। इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहां रख दो, इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहां रख दो, इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके यहां पे रख दो। तो ध्यान से अगर आप देखोगे इसे, तो ये आपका आ गया बी वेक्टर, और ये रहा आपका ए वेक्टर, और बीच में से जा रहा आपका आर वेक्टर। चलो इसको अभी नहीं रखते, इसको बाद में बता देंगे। ये मैंने कहां से शिफ्ट करके रखा है, यहाँ पे ये बी वेक्टर यहीं पे तो था, ये बी वेक्टर यहीं पे तो था, मैंने बी वेक्टर को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे रखा है। ये एंगल थीटा था, तो जरा मुझे ये बताओ, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या थीटा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। ठीक है, अगर ये दोनों लाइंस आपके आपस में पैरेलल है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल आपका थीटा हो जाएगा। अब ये बताओ, ये थीटा है क्या, थीटा कौन सा एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। किसके बीच का एंगल है, थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यही तो है। और ये एंगल मैंने लिख दिया बीटा। ठीक, यानी कि जो मैं यहां से ड्राइव करूंगा ऐसे, ये वाला एंगल रिजल्टेंट वेक्टर जो है ना, इसको मैंने कर दिया बीटा। यानी कि ये बीटा कौन सा एंगल है, बीटा वो वाला एंगल है जो आपकी डायरेक्शन को बताएगा, किसकी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन को बताएगा। बीटा कौन सा एंगल है, बीटा कौन सा एंगल है जो आपकी रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट लिख देता हूं, कौन सा एंगल है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट को बताएगा। ठीक, अब हमें इसमें से दो चीजें निकालनी है। पहली तो एक बीटा एंगल निकाल लो, अगर ये बीटा एंगल पता चल जाए तो रिजल्टेंट की हमें डायरेक्शन पता चल जाएगी। फाइंड क्या क्या करना है वो समझो, इसको बिगाड़ दूं, आराम से समझो, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझो इस बात को। अच्छा, उससे पहले ये देख लो कि जरा इस साइड का मैग्नीट्यूड कितना होगा।
अगर ये ए वेक्टर है, अगर ये ए वेक्टर है तो इसकी लेंथ को क्या मैं ए कह सकता हूँ, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एम एन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या मैं कह सकता हूँ ए वेक्टर का मॉड, या फिर इसी चीज को आप ऐसे कह सकते हो, सिंपली लिखना है तो ए लिख सकते हो, है कि नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ, इसी तरह से बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर, इसको आप बी वेक्टर का मॉड कह सकते हो, या फिर सिंपली आप इसे बी लिख सकते हो। ठीक, मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल में काम आएंगी इसलिए समझते चलो, बाद में कंफ्यूजन नहीं होने का। और सी वेक्टर देखो भाई, आर वेक्टर का मॉड, रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, यही तो हमें निकालना है। ये ए वेक्टर हमें दिया रहेगा, बी वेक्टर हमें दिया रहेगा, हमें निकालना क्या है, आर वेक्टर ही तो निकालना है। रिजल्टेंट आर वेक्टर, सबसे पहले रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, दूसरी चीज बीटा यानी कि उसकी डायरेक्शन निकालनी है। दो चीजें ही तो हमें निकालनी है सवाल में। तो बीटा और ये आर वेक्टर का आप इसे मॉड कह सकते हो, या फिर सिंपली आप इसे आर बोल सकते हो। तो मैं ए बी और आर जो बीच में सवाल में डेरिवेशन में यूज करूंगा, उसको बीच में इस चीज को लेके कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे ए वेक्टर लिखा हुआ है, आपने ए लिखा है वहां पे। तो मैं सीधी सी बात है कि मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड सबसे पहली चीज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब इस रिजल्टेंट वेक्टर की हमें इसकी लेंथ पता करनी है। अब ये 90 डिग्री एंगल होता था तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से इसकी लेंथ पता कर लेता था, लेकिन ये 90 डिग्री एंगल नहीं है ना, तो इसकी हमें सबसे पहले लेंथ पता करनी है इस रिजल्टेंट वेक्टर की। ठीक है, सवाल भी करवाएंगे, अच्छे से करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं लेने का, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। तो पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज हमें क्या पता करनी है, बीटा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। चलो इस पे काम शुरू करते हैं। पहली चीज तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहली चीज हम लोग निकालना चालू करते हैं। सबसे पहली चीज रिजल्टेंट वेक्टर पे काम करना, मैग्नीट्यूड पे काम करते हैं। मैग्नीट्यूड, इस लेंथ को कैसे निकालोगे। अच्छा, हम कैसे भी इसको मैंने एक्सटेंड किया, क्यों किया, क्योंकि इसका ये रीजन है, कैसे भी हमें ये वाली लेंथ पता चल जाए। मैं यहाँ पे अलग कलर्स का इस्तेमाल करता हूँ, एक मिनट। कैसे भी मुझे ये वाली लेंथ का पता चल जाए। ठीक, ये एन को मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, ये एन को मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। कैसे भी मुझे इस लेंथ का पता चल जाए, इसका तो मुझे पता ही है, इसकी लेंथ तो ए है, इस लेंथ का कैसे भी पता चल जाए, और कैसे भी मुझे इस लेंथ का पता चल जाए। ठीक, तो ये पूरा का पूरा, ये पूरा ट्रायंगल आपका क्या बन जाएगा, ये वाला पूरा ट्रायंगल आप मुझे देख के बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, बताओ भाई। तब हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इस आर को निकालने, कैसे भी हमें ये पता चल जाए और ये पूरी लेंथ पता चल जाए, तो हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम, रिजल्टेंट वेक्टर जो मैग्नीट्यूड है उसका हम कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इस पे देखो भाई, इसको करेंगे क्या, इसकी लेंथ कितनी है, बी, इसकी लेंथ कितनी है, एन, पी एन, पी एन की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ पी एन, लेंथ ऑफ पी एन इज इक्वल टू कितनी है, पी एन की लेंथ आपकी है किसके बराबर, बी के बराबर। ठीक, लेंथ ऑफ एन ओ कितनी है, एन ओ, ये है आपकी, नहीं पता अभी, लेकिन हमें लेंथ ऑफ पी एन पता है। ठीक,
लेंथ ऑफ एन ओ कैसे निकालेंगे? अच्छा एक चीज बताओ मुझे, साइन थीटा आपका किसके बराबर होगा? इसमें से देख के बताओ साइन थीटा किसके बराबर होगा? इसी में से देख के बताओ साइन थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है कि नहीं होता है? साइन थीटा अगर आप निकालने चलोगे, थीटा एंगल ये रहा, साइन थीटा अगर आप निकालने चलोगे तो परपेंडिकुलर यानी कि पी ओ अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी है? हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी है? बी। अभी मैंने कहा था मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर आपका कितना है? बी। तो नीचे में बी लिख दूं, बताओ। तो यहां से ओ पी या फिर पीओ लेंथ हमें कितनी मिल गई? पीओ हमें पता चल गई कि यहां से हमें बी साइन थीटा, ठीक। पीओ कितनी मिल गई? बी साइन थीटा। बात को समझ गए? अब यहां से कॉस थीटा बताओ मुझे, कॉस थीटा किसके बराबर होता है? यानी कि ये पता चल गया, ये क्या है? बी साइन थीटा, ठीक। इसी तरह से कॉस थीटा बताओ भाई, कॉस थीटा किसके बराबर होगा? कॉस थीटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर होता है, यानी कि एन ओ अपॉन बी। तो ये आपका बराबर निकाल के दे देगा, एन ओ किसके बराबर हो जाएगा आपका? बी कॉस थीटा के बराबर। यानी कि ये लेंथ हमारी कितनी आ गई? बी कॉस थीटा। बात को समझ गए? बात को समझ गए? बस यही समझना जरूरी था, इतनी ही चीजें समझनी जरूरी थी। अब इसके बाद कुछ नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स आपकी रह जाती है। सीधा इसमें पाइथागोरस थ्योरम। इस पूरी लेंथ कितनी होगी? एम ओ कितनी होगी? समझो समझो, ध्यान से समझो। जरा हमें बताओ कि अब इस लेंथ को निकालना आसान हो गया कि नहीं हो गया? पी एम स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम एम पी स्क्वायर बराबर पी ओ स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एम ओ स्क्वायर, हाँ कि ना? बताओ भाई, एम ओ स्क्वायर के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ कि ना? तो एम पी आपका किसके बराबर है? एम पी है आपका बराबर आर के, ठीक है। और एम ओ किसके बराबर है? एम ओ बराबर है आपका ए प्लस बी कॉस थीटा के। एम ओ किसके बराबर है? एम ओ है आपका ए प्लस बी कॉस थीटा के बराबर। और पी ओ किसके बराबर है? पी ओ आपका बराबर है बी साइन थीटा के बराबर। क्या चीजें आपको साफ साफ दिख रही हैं? क्या चीजें आपको साफ साफ दिख रही हैं? मैं इसको बिगाड़ दूं? इसको बिगाड़ दूं मैं? वहां पे जगह थोड़ी कम पड़ रही है। बताओ भाई, इसको बिगाड़ दूं? नोट कर लो, बिगाड़ दूं इसको? नोट कर लिया? ठीक है। इतना ध्यान से स्लोली समझा रहा हूँ ताकि एक एक कंसेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाए। चीज़ें कहाँ से कैसी कैसी निकल रही हैं, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो यानी कि अब यहाँ से बताओ भैया, आर स्क्वायर आपका बराबर हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलो इसको सॉल्व करो। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको खोलो, स्क्वायर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो आता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, अब प्लस ये वाला प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को मैं एक साथ लिख देता हूँ। ध्यान से देखो भाई, इसको इसको देखो, इसको देखो, इनको एक साथ लिख दो। बताओ भाई,
तो मैंने इनको एक साथ लिख दिया, ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों में कॉमन आ रहा तो मैंने बाहर निकाल दिया बी स्क्वायर, अंदर बचा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दिमाग की बत्ती जली कि नहीं जली अब तक? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 के बराबर आ जाता है, प्लस 2ab कॉस थीटा। बात को समझे? नीचे आपको दिख रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है 2ab। अब ये चीज आपकी हो जाएगी 1 के बराबर, ये चीज आपकी किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर हो जाएगी, हाँ कि ना? तो मैंने ठीक है आगे कर दिया। अब आर स्क्वायर आपका टोटल ओवरऑल निकल के आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर बचेगा ना, ये तो 1 हो जाएगा, प्लस 2ab कॉस थीटा। बात को समझ गए? ओवरऑल रिजल्ट में कहाँ लिख दूं? ओवरऑल रिजल्ट में लिख देता हूं यहां पे, फॉर्मूला डेरिवेशन हटा देता हूं यहां से। ओवरऑल रिजल्ट जो आपका निकल के आया, यानी कि जो मैग्नीट्यूड आपका निकल के आया, वो मैग्नीट्यूड कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आपका निकल के आया अंडर रूट, यहाँ पे आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर को मैंने इधर भेज दिया, ये आपका बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। होप करता हूं रिजल्टेंट ये क्या निकला है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। बात को समझ गए? पूरी बात समझ गए? चलो इसे नोट कर लो, मुझे इसमें से कुछ बिगाड़ना पड़ेगा डायरेक्शन को निकालने के लिए, नोट कर लो इसे। चलो भाई मैग्नीट्यूड क्लियर है, मैग्नीट्यूड निकल के आ गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन की कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड निकल गया तो डायरेक्शन भी निकल जाएगा, इजी पीजी रह गया अब तो। डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब ये बीटा एंगल हमें बस निकालना है, ये कैसे भी बीटा एंगल पता चल जाए तो मैग्नेटिक इसका, ये हमारा रिजल्टेंट रहा। रिजल्टेंट कौन सा है? ये रहा मेरा रिजल्टेंट। और अगर ये बीटा एंगल मुझे पता चल जाए तो मुझे रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। मैग्नीट्यूड तो मैंने इसका, लेंथ तो मैंने इसका निकाल ही लिया, ये वाला फॉर्मूला ला, इस वाले फॉर्मूले से लेंथ निकाल लेंगे, कैसे भी बस बीटा और पता चल जाए। तो बीटा पता करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर ये बीटा एंगल देखें और ये हम पूरा ट्रायंगल देखें, ये वाला पूरा ट्रायंगल इस तरह से, ये पूरा ट्रायंगल आप मुझे जरा देख के बताइए टेन बीटा आपका किसके बराबर होता है? टेन बीटा, सबसे पहले तो टेन जो फॉर्मूला होता है वो आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। ठीक, इस वाले केस में जरा मुझे परपेंडिकुलर बताइए, ये वाली लेंथ है यानी कि बी साइन थीटा, यानी कि बी साइन थीटा अपॉन बेस, बताइए बेस की लेंथ कितनी होगी? बेस आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ए है और यहाँ से लेके यहाँ तक बी कॉस थीटा है, यानी कि बेस आपका हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। होप करता हूँ बात को आप समझ गए होगे। चलो इसे अंडरलाइन कर लो भैया, ये टेन बीटा भी निकल आया, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें दोनों निकालना आ गया। ये रहा आपका मैग्नीट्यूड, ये रही आपकी डायरेक्शन निकालने का तरीका। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन, वेक्टर का कोई भी क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का नहीं होना चाहिए, बस एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके यहीं से होंगे। बात को समझ गए? सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ नहीं होता है, डायरेक्शन चेंज कर दो वो वही वेक्टर आपका नेगेटिव हो जाता है, उसको भी ऐड करना होता है। ठीक है, ठीक है, बात को समझ गए? डायरेक्शन नोट कर लो, फिर एक अच्छा सवाल करवाते हैं।
ये रहा हमारे पास सवाल। इसमें है क्या कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको 8 न्यूटन से इस तरफ खींचा जा रहा है, यानी कि 60 डिग्री के एंगल से इस तरफ खींचा जा रहा है। ईस्ट से आपका 60 डिग्री एंगल है, यानी कि ये डायरेक्शन आपकी ईस्ट है, ये तो आपका ईस्ट में ही जा रहा 5 न्यूटन वाला, लेकिन 8 न्यूटन वाला है वो 60 डिग्री उधर की तरफ खींचा जा रहा है। तो सवाल आता है भैया इसको कैसे करें। सबसे पहले तो आपका ये काम है कि इसको जो है ना आप ट्रायंगल वाले उसमें तोड़ दो कि ठीक है भाई ये हमारा 5 न्यूटन रहा, ये हमारा, ठीक, कोई भी वेक्टर का क्वेश्चन आ जाए, कोई भी वेक्टर का क्वेश्चन, इसी तरह से आप उसको ट्रायंगल वाले उसमें तोड़ दो। ट्रायंगल वाले में तोड़ दो या पैरेललोग्राम वाले में। पैरेललोग्राम भी बेसिकली ऐसा ही होता है, आगे चल के अभी समझा देंगे। 5 न्यूटन। अब बात करें 8 न्यूटन की, ये रहा आपका 8 न्यूटन, ठीक। और ये जो एंगल है, ये एंगल हमें जरा बता दो कितना होगा। इसके साथ जो ये यहाँ पे उठा के यहाँ पे रखोगे आगे 60 डिग्री, तो तब भी रहेगा ना। जैसे कि मान लो ये आपने पैरेलली शिफ्ट करके जैसा यहाँ पे रखा था उसी तरह से आपने इस तरह से 8 न्यूटन को यहाँ रख दिया आके। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी तो आपका 60 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई क्यों होगा। अगर मान लो इस तरह से लाइन खींच दो, ये आपका 60 डिग्री तो ये भी आपका 60 डिग्री, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में आपकी पैरेलल होंगी। ये अगर आपका 60 डिग्री तो ये भी आपका 60 डिग्री। समझ गए कि नहीं समझ गए। यानी कि ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यानी कि सीधी सी चीज़ आपको ये देखनी है कि दो एंगल, दो वेक्टर जो हमें दिए गए हैं उनके बीच में एंगल कितना है। उनके बीच में एंगल आपका 60 डिग्री ही है, क्योंकि ये तो आपका 0 डिग्री पे है। इसको नीचे उठा के रख दोगे कि ये आपका 60 डिग्री के बराबर ही होगा। समझ रहे हो ना। तो यानी कि थीटा यहाँ पे आपको दे रखा है, थीटा आपका कितना है 60 डिग्री, ठीक। अब कुछ नहीं, यहाँ पे आप अपना फॉर्मूला लगा दो रिजल्टेंट वाला। डायरेक्शन पता करनी हो डायरेक्शन वाला लगा देना। वैसे इसमें सिर्फ रिजल्टेंट पता करना है तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ए किसको मान लो भाई 8 न्यूटन, 8 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना, चलो फॉर्मूला लिख देते हैं, पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं, भावनाओं को हर्ट नहीं करेंगे। फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कोई दिक्कत। चलो अब कर दें कि अब भी ना करें। क्यों भाई, ए स्क्वायर बताओ भाई कितना होगा। ए स्क्वायर आपका मान लो 8, या चलो मान लो ए इसको मान लिया 5 न्यूटन, 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 8, ठीक है, इंटू कॉज 60 डिग्री कितना होगा। कॉज 60 डिग्री जरा मुझे बताओ, cos 60 डिग्री के आपका 1/2 के बराबर होता है। अगर नहीं आती हैं ये चीज़ें तो मेरा बेसिक वाला लेक्चर देख लो जाके, क्लियर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। 1/2, ठीक। 5 दूनी 10, और ये आपका हो गया रिजल्टेंट, आपका बराबर हो गया, रिजल्टेंट आपका बराबर हो गया, आर वेक्टर आपका बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, हाँ, 25 प्लस 64 प्लस 25 प्लस 64 प्लस 10 80, और ये आपका हो जाएगा 40, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल निकल के आएगा, आर वेक्टर आपका निकल के आ गया 129 न्यूटन। यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर आपका निकल के आया √129 न्यूटन। समझ गए। समझ गए कि रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। समझ गए। अभी टेन बीटा निकालने का कंसेप्ट बताऊं तो टेन बीटा बता दो भैया, टेन बीटा इसका टेन बीटा क्या हुआ, टेन बीटा क्या हुआ, यानी कि इसकी डायरेक्शन निकालना। देखो मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो। रिजल्टेंट जो है वो कुछ ऐसा जाएगा आपका। अब पैरेललोग्राम में करते क्या है कि इसी को शिफ्ट करके यहाँ पे रख देते हैं, इसी वेक्टर को शिफ्ट करके, इसी वेक्टर को शिफ्ट करके यहाँ पे रख देते हैं। यानी कि 8 न्यूटन वाले को यहाँ से हटा दो और ऐसे रख दो आप, 8 न्यूटन वाले को यहाँ से हटा दो, तब भी इनके बीच में एंगल कितना रहेगा 60 डिग्री ही रहेगा, और ये आपका बीटा है। एक चीज़ को ध्यान रखना, कभी भी जब दो वेक्टर लगते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा
वो कभी भी इनसे बाहर नहीं जाएगा, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर कभी आपका ऐसे नहीं जाएगा या ऐसे नहीं जाएगा, इनके बीच से ही जाएगा कहीं, इस वेक्टर के कहीं बीच से ही जाएगा। यानी कि टेन बीटा आपका किसके बराबर होगा, टेन बीटा आपका बराबर हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बता दो भैया, बी कितना है 8 साइन 60 डिग्री अपॉन 5 प्लस 8 कॉस 60 डिग्री। ठीक है, खुद से सॉल्व करोगे या मैं कर दूं, खुद से सॉल्व करोगे या मैं कर दूं, चलो कर देता हूं। 8 साइन 60 डिग्री यानी कि 8 इंटू रूट 3/2 अपॉन ये कट के आपका 4 हो गया, यानी कि 4 रूट 3 बचेगा, अपॉन ये 8 हो जाएगा और ये cos 60 1/2 यानी कि 1/2 इंटू 8 ये आपका 4 बचेगा, यानी कि ओवरऑल आपका 9 बचेगा। और ये आंसर आपका निकल आया 4 रूट 3 भाई, ये 10 बीटा के बराबर निकल के आया 10 बीटा, ठीक, अपॉन 9। ओ माय गॉड, ये क्या आ गया, 10 बीटा इज इक्वल टू 4 रूट 3/9, ये क्या आ गया, ये तो मेरे समझ से परे हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस इसको करो क्या कि ये है ना, ये बीटा जो है ना, बीटा इज इक्वल टू सीधा आप टेन इनवर्स 4 रूट 3/9 इस तरह से लिख सकते हो। देखो कुछ एक एंगल्स ऐसे हैं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये आपका पार्ट है, जो बायो वालों बच्चों को तो ज़्यादा टच नहीं करने हैं, कुछ एक वैल्यूज़ हैं वो सीधी याद करवानी पड़ेंगी, वो याद कर लेना, बाकी मैथ वाले इनसे जूझते रहते हैं, ठीक है। और वो भी अभी आपको फोकस नहीं करना है इन चीज़ों पे, जो है ना, अगर इस तरह का कोई एंगल आपके सामने आ जाए, इस तरह से कोई वैल्यू आपके सामने आ जाए, तो सिंपली उसके साथ यही करना। 10 बीटा था, 10 को जब मैं उधर भेजूंगा तो ये 10 इनवर्स के फॉर्म में पहुंचता है और 4 रूट 3/9, यानी कि बीटा की वैल्यू आपकी ये आ गई। होप करता हूँ सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में, बिगाड़ दूं, ठीक है, ठीक है। अब कुछ एक स्पेशल एंगल्स का, अच्छा ये कैसे काम करती हैं चीज़ें समझ गए, इसके लिए इसके सवालों पे थोड़ा अच्छे से हम एक लेक्चर और डाल देंगे, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। और बाकी इसका अब कुछ एक एंगल्स पे जो है ना, कुछ एक स्पेशल एंगल्स होते हैं, जैसे कि 0 डिग्री, अगर थीटा आपका 0 डिग्री हो तब कहानी क्या बनेगी। 3 केसेस होते हैं इसी तरह से, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का तो एग्जाम्पल पहले भी कर चुके हैं। स्पेशल केसेस, फर्स्ट है इसमें थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री बता दो भैया क्या होता है, cos 0 डिग्री आपका क्या बराबर होता है, 0 के नहीं 1 के बराबर होता है, ठीक है। r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बचा कि नहीं बचा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत नहीं। देखो भैया ये हो जाएगा ना, ये तो आपका हो जाएगा किसके बराबर, a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और ये आपका निकल के आ जाएगा, ये स्क्वायर है ये रूट है, खत्म हो गया, ओवरऑल आपका निकल के आया a प्लस बी। समझे, समझे बरकुरदार। ये केस कुछ ऐसा बन गया कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक 8 न्यूटन का फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में, एक 4 न्यूटन का फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में, 8 न्यूटन का फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में, 4 न्यूटन का फोर्स लगा, तो ओवरऑल जो है ना इनके बीच में एंगल कितना है, एंगल कितना है बताइए जरा, 0 डिग्री है, दोनों के बीच में इंक्लिनेशन 0 है, यानी कि एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री है, यानी कि यहाँ पे इस वाले केस में हम सिंपली अलजेब्रा रूल लगा सकते हैं, यानी कि 8 + 4 टोटल आपका निकल के आ गया 12 न्यूटन। समझ गए, समझ गए बात को, समझ गए,
समझ गए, वेरी गुड, समझ गए। अगला केस देखो भैया, अगला केस कहता है कि अगर थीटा आपका 90 डिग्री है। ये केस यकीन मानो आप पहले भी कर चुके हो। अगर थीटा जो है आपका 90 डिग्री है। अच्छा, एक चीज देख रहे हो कि जैसे जैसे थीटा चेंज हो रहा है वैसे वैसे मैग्नीट्यूड भी उसी फोर्स पे, जैसे कि 8 और 4 न्यूटन, 8 और 4 को अगर हम 0 डिग्री पे लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा होता है। अगर एंगल्स थोड़ा 8 न्यूटन को जो है ना मैंने ऐसे कर दिया गलती से, तो आपका जो है रिजल्टेंट बदल जाएगा क्योंकि थीटा चेंज हो जाता है। तो कहानी इसीलिए जो है ना 8 और 4 न्यूटन को हम ऐसे लगा रहे तब अलग रिजल्टेंट आ रहा है, 8 और 4 न्यूटन को हम ऐसे लगा रहे तो अलग निकल के आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे वेक्टर वाले केस में वेक्टर अलजेब्रा, ये वेक्टर एडिशन रूल जरूरी है। समझ गए, सिंपल रूल नहीं लगा सकते। हाँ हाँ, कल समझ गए थे, बार बार क्यों समझा रहे हो, एक ही बात को पका रहे हो मुझे बार बार बोल के। कोई बात नहीं, इधर देखो, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। ओ माय गॉड, ये क्या आ गया? कॉस 90 डिग्री तो आपका 1 होता है। 1 होता है क्या? नहीं भैया, 0 होता है। मैं कह रहा हूँ अगर ये चीज़ों में कंफ्यूजन है तो बेसिक वाला लेक्चर देख लो जाके एक बार। ये 0 होता है, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी को आपका क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो आर आपका ओवरऑल निकल के आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मैं एक एग्जाम्पल करवा चुका हूँ इसलिए वो नहीं बताऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल करवा चुका हूँ, सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने वही करवाया था। इस तरह से है कुछ, ये जो है ना एक हमारे पास ब्लॉक है, उस पर एक जो है ना इधर पे फोर्स लगाया है 8 न्यूटन का, ये खुद से करना, और 5 न्यूटन का फोर्स इस तरह से लगाया। ठीक, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। अब ये जो है ना ब्लॉक ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, कहीं बीच में इस तरफ से खिसकते हुए जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो बात को? वेरी गुड, बहुत समझदार हो आप लोग फिर। चलो अगला एग्जांपल देखो, अगला 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 केस देखो भाई, कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री करते हैं हम। 180 डिग्री मतलब एक बंदा जो है ना इधर से खींच रहा है 8 न्यूटन से, और एक बंदा जो है ना वो इधर से खींच रहा है 5 न्यूटन से। जाहिर सी बात है 8 न्यूटन वाला बंदा जीतेगा। इनके बीच में एंगल कितना है? एंगल है आपका 180 डिग्री। क्या आपको दिख रहा है एंगल कितना है? ऊपर से वैसे नापना चाहिए पर मैं नीचे से नाप रहा हूँ, 180 डिग्री। ठीक है, अब इसके रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट आपका क्या निकल के आएगा? अंडर रूट आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर। तब तक जरा अपनी जो है ना डिक्शनरी में छांट के देखो कि कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। जाओ जाओ सर्च करो जाके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री वैल्यू। कॉस 180 डिग्री आपका होता है -1 के बराबर। कोई दिक्कत? कॉस 180 डिग्री आपका होता है -1 के बराबर। अरे भैया लेक्चर देख लो जाके, अगर नहीं पता है तो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं तो आगे दिक्कत आ जाएगी भाई। ये तो अभी बेसिक बेसिक सी चीज़ें चल रही हैं, अभी आगे दिक्कत आ जाएगी। जो भी वो समझाया था वो 11-12 के बेसिस पे ही था सारी चीज़ें। तो ये आपका ओवरऑल हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो -2ab। समझ गए ना? -2ab। अब ये बता दो भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab ये किसके बराबर हो गया? ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर हो गया। आगे तो आप समझ ही गए होगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर हो गया अंडर रूट। अब ये सामने से खुल के आएगा। मैं ज़रा इसका रिजल्टेंट यहाँ लिख दूँ, नीचे जगह नहीं बची, प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। छोड़ो यार, वहीं लिख देता हूँ, नहीं तो बाद में कहोगे सर इसका रिजल्टेंट यहाँ पे कैसे आ गया, ये ए माइनस बी कैसे हो गया। नहीं, इधर देख लो, आर इज इक्वल टू आपका बचा ओवरऑल ए माइनस बी। समझ गए? समझ गए बरखुरदार? आर इज इक्वल टू आपका बचेगा ए माइनस बी, जब आपका एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। समझ गए? नोट कर लो इसे, नोट कर लो जल्दी से। कर लिया नोट? अगला केस समझो भाई, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ ये क्या होता है? कुछ नहीं होता, इजी पीजी है, अभी समझ जाओगे। अभी 1 मिनट में समझ जाओगे, 1 मिनट में। ट्राइंगल लॉ के बेसिस पे ही है। अब जितने भी पॉलीगन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये सारी चीज़ें जो है ना कुछ नहीं है अब, अगर ये चीज़ें समझ गए तो।
अरे यार बड़ा टाइम लगता है बिगाड़ने में, इसको स्किप कर दिया करो, ऐसे एकदम आगे है ना, वो दो बटन होता है ना, ऐसे टिक 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 करके आगे बढ़ा दिया, वही कर दिया करो एकदम। ठीक है, चलो इसको पॉलीगन लो, वेक्टर एडिशन। अगला है पॉलीगन, बस 2 मिनट का काम है, इसको समझना। वेक्टर एडिशन, ठीक, क्या है समझो भाई। मैंने इस तरह से एक कई सारे वेक्टर्स का एक फॉर्मेशन होता है ना, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर। नहीं ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, इसको बिगाड़ देता हूँ, इतने से समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक ये वेक्टर है ए वेक्टर, एक ये है बी वेक्टर, एक ये है सी वेक्टर, एक ये है डी वेक्टर, और ये है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि आर वेक्टर। तो आर वेक्टर हमारा किसके बराबर होगा? यहाँ पे देखो कई सारे वेक्टर्स लगे हुए हैं, लग सकते हैं भाई, लग सकते हैं, ये चीज़ तो आप समझ गए होगे। जैसे कि एक ब्लॉक है मान लो, उस पर कई तरफ से फोर्स लग रहा है, एक ये 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 फोर्स लग रहा है। तो इनको ऐसे पैरेलली शिफ्ट करके हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं, समझ रहे हो? ऐसा केस भी बन सकता है ना, कई सारे फोर्सेस एक ही जगह पे लग रहे हैं, जैसे कि ये देखो एग्जांपल। तो सवाल आता है इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं, देखो इसको सॉल्व करने के लिए तो हम क्या करते हैं, इसको कंपोनेंट्स फॉर्म में ब्रेक करते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर लेते हैं, इसकी यकीन मानो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी सवाल में। करते क्या है, वही वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम लॉ से सारा का सारा मटेरियल सॉल्व कर देते हैं। ये जो ये वाले वेक्टर्स हैं इनको कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ देते हैं। कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ना अभी आगे समझाएंगे, तब भी इसको समझ लो। जैसे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? अगर इसका रिजल्टेंट हम यहाँ से बनाना चाहें तो क्या ये इसका रिजल्टेंट बन जाएगा? यानी कि ये वाली जो लाइन होगी वो आपकी, देखो ए वेक्टर बी वेक्टर, इसका रिजल्टेंट मैंने ऐसे ट्राइंगल वेक्टर क्या होता है, ये दोनों सेम ऑर्डर में, उसके बाद ऐसे जो अपोजिट ऑर्डर में इसकी पूछ से लेके इसके सिर तक को मिला दिया, वही तो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो इसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कह सकते हैं। अब ये लाइन जो बन गई ये आपकी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गई, हो गई, हो गई। ये लाइन आपकी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गई, इसका रिजल्टेंट आपकी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गई। यानी कि अब मैं इन दो लाइन्स को ऐसे बिगाड़ सकता हूँ। ठीक, ठीक है, ये लाइन आपकी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये लाइन आपकी सी वेक्टर। तो मैंने फिर से वही वाला काम किया कि लाइन फिर से इस लाइन से लाइन जोड़ दी, यानी कि इस वाले वेक्टर की पूछ से इस वाले वेक्टर का सर जोड़ दिया इस तरह से। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो इस बार बताओ भैया ये क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, हाँ कि ना? अगर ये आपका ये वेक्टर का रिजल्टेंट और ये वेक्टर का रिजल्टेंट आपका ये रहा, तो मैं नीचे वाले वेक्टर को खत्म कर दूं, इसको खत्म कर दूं, क्योंकि इसका रिजल्टेंट तो मैंने निकाल ही लिया, ये रहा। अरे भाई मैंने उसका रिजल्टेंट निकाल लिया तो नीचे वाले वेक्टर्स की क्या जरूरत है? रिजल्टेंट निकाल लिया, बस रिजल्टेंट को रहने दो, ठीक है ना? अब देखा जाए तो एक ही वेक्टर बचा हमारे पास, क्या बचा? यही बचा हमारे पास जो भी है, कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और प्लस डी वेक्टर। तो ये आर वेक्टर हमारे पास हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। देखो कहने वाले तो ये भी कहेंगे कि सर इसमें क्या नया था, वही तो था ट्रायंगल लॉ। तो हाँ वही तो मैंने कहा था, इसमें कुछ भी नया नहीं है, वही तो है सारी चीज़ें, समझ रहे हो? कुछ भी ऐसा नया नहीं है। अब दोबारा से फिगर बना दूं क्या? चलो बना देता हूँ। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, और ये रहा इसका रिजल्टेंट वेक्टर, और वो रहा उसका रिजल्टेंट, ये रहा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। बात को समझ गए? ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर कैसे इसको निकाला, ये सारी चीज़ें समझ गए? चलो नोट कर लो, नोट कर लो भाई। इसकी दो प्रॉपर्टीज और बची, लास्ट, बस लास्ट आखिरी, बस दो प्रॉपर्टीज बची, वो और नोट कर लो। नोट करो, कर लिया? बिगाड़ दूँ? ठीक है।
वेक्टर की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एसोसिएटिव और, चलो खुद ही देख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। एक आध नंबर में पूछ लेते हैं इसलिए बता देते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, पहली है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हम लोग वी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हम लोग बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिख सकते हैं। इसे कहते क्या है? ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि वेक्टर एडिशन लॉ जो है, वेक्टर एडिशन लॉ जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, पहली चीज। और दूसरा नियम है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ब्रैकेट सी वेक्टर आपका बराबर हो सकता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ब्रैकेट सी वेक्टर, ठीक है। यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, और ये आपका होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बराबर। किसके बराबर? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बात को समझ गए? यानी कि आपका जो वेक्टर है, वेक्टर एडिशन लॉ है, नहीं पूरा लिख देता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर नहीं, वेक्टर एडिशन लॉ, वेक्टर एडिशन लॉ। जो आपका वेक्टर एडिशन लॉ है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है, ठीक है। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, मैं समझता हूँ, लेकिन होप करता हूँ कि आपको कंसेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसी तरह से पढ़ाई करते रहो। बेस्ट ऑफ लक।